स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन अफेयर में। मैं राम कुमार आज एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बारे में। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जो 26 अगस्त 2022 को रिटायर हुए, आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। जस्टिस एन.वी. रमन्ना का जन्म आंध्र प्रदेश के पोलावरम डिस्ट्रिक्ट में 1957 को हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई आंध्र प्रदेश में ही हुई। वो 1983 में एडवोकेट के रूप में रजिस्टर हुए। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उनके प्रैक्टिस एक्सपीरियंस और कानूनी जानकारी को देखते हुए उन्हें वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद वर्ष 2013 में उन्हें पुनः दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया। उस समय के वर्ष 2021 में मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कॉलेजियम माध्यम से उन्हें 48वें चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। जब भी कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नियुक्त होता है तो उसकी अनुशंसा एक कॉलेजियम सिस्टम करता है। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुई एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। उनका एक कार्यकाल रहा। कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे जजमेंट दिए, सरकार को समय समय पर क्रिटिसाइज़ किया। आपको पता होगा कि जब भी उन्हें समय मिला सरकार को उन्होंने चेताया, जगह जगह पर उन्होंने इस सरकार की खामियां बताईं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बेहतर बनाया। इसलिए उनके कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों को हम एक नज़र डालते हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना अपने कार्यकाल में 657 बेंचेस के हिस्सा रहे और 176 जजमेंट में उन्होंने योगदान दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो समझा जाएगा, जो लैंडमार्क है, वो है विभिन्न कोर्ट्स में जो वैकेंसी खाली थी उनको भरने का काम किया सबसे पहले उन्होंने। दोस्तों, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइज, यदि न्याय देने में यदि देरी की जाती है तो वह न्याय नहीं देने के बराबर होता है। इसलिए पेंडेंसी ऑफ केस बहुत ज़्यादा है। किसी केस की सुनवाई होने में या फाइनल जजमेंट आने में वर्षों लग जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि न्यायाधीशों की कमी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जुडिशल वैकेंसीज को भरने का काम किया। उन्होंने एक जजमेंट दिया कि वुमेंस हाउस वर्क इज़ इक्वल टू हस्बैंड्स ऑफिस वर्क। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं वह कमतर करके आंका नहीं जाए और जो हस्बैंड ऑफिस में काम करते हैं उसके बराबर ही है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था जो मेंटल डिसऑर्डर का है। दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर एक प्राइवेट डिफेंस है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करते समय यदि यह बोलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके बुरे या अच्छे परिणाम के बारे में मैं अपनी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं उस जजमेंट पे या उस निर्णय पे पहुँच सकूँ कि किसी अपने द्वारा किए गए कार्य के अच्छे और बुरे होने का परिणाम मुझे मालूम हो। इसलिए कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा गया है कि यदि आप मेंटल डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं, यह सिर्फ एक एफिडेविट और किसी के कहने से नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी आपको पेश करने होंगे। दोस्तों, उन्होंने एक जजमेंट दिया था स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सबसे महत्वपूर्ण उनके अंतिम दिन को देखते हैं जो 26 अगस्त है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाई प्रोफाइल केसों को लिस्ट किया और उन पर सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया। सबसे जो पहला केस था
सबसे पहला केस हम देखते हैं, जो 26 अगस्त को जो महत्वपूर्ण केस था जो सुना गया, वो बिल्किस बानो केस है। बिल्किस बानो जिसका रेप 2008 में गुजरात के गोधरा कांड में कर दिया गया, और उस समय मुंबई हाई कोर्ट ने 11 लोगों को कन्विक्ट किया था। 11 लोगों को कन्विक्ट किया था, उन्हें 11 वर्ष जेल में रखा गया। और इसको देखते हुए गुजरात सरकार ने 11 लोगों को रेमिशन ग्रांट किया है। उसमें इन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने यह कहा है कि इन लोगों का व्यवहार बदल गया है, साथ ही साथ ये एक उम्र पर पहुंच चुके हैं, इसलिए इनको रेमिशन ग्रांट किया जाए। तो इसको कुछ एक्टिविस्ट और जजेस ने, वो एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया, इसके अगेंस्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। दूसरा है पेगासस का मामला। पेगासस एक स्पाईवेयर था। सरकार पे, केंद्र सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये आरोप लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजराइल से एक स्पाईवेयर वायरस ख़रीदा और उसको मुख्य नेताओं के फ़ोन में इंजेक्ट किया। उसके माध्यम से सरकार ने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के फ़ोन को टैप किया। इसलिए इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने इसकी जांच में विशेष सहयोग नहीं दिया। एक महत्वपूर्ण विषय था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। वर्ष 2007 में उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में गुजरात में दंगे हुए थे। इसका मुख्य कारण बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए भाषण को बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया है इस केस में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे या विषय थे जिस पे जस्टिस NV रमन्ना ने अंतिम दिन सुनवाई की। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा, अपनी स्पीच में उन्होंने पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में सरकार को और साथ ही साथ जुडिशरी को आगाह किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि सरकार सही से न्याय या डिलीवर करना चाहती है तो उसको विभिन्न कोर्ट्स में हुई वैकेंसीज़ को, खाली पड़ी वैकेंसी को पूर्ण करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जजमेंट उन्होंने अपने फेयरवेल में इमरजेंसी के दौरान हुए कुछ लीगल डेवलपमेंट को भी उन्होंने उल्लेखित किया। इंदिरा गांधी के समय में जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, उस समय सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बहुत सारे, जैसे ADM जबलपुर और भी AK गोपालन, ये बहुत सारे ऐसे विषय थे, जजमेंट से, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष माना और एक फंडामेंटल राइट को एक दरकिनार किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलटने में कोई संकोच नहीं किया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिविजिट करने के लिए तैयार हुआ और अंत में उन्होंने लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व किया। उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस उदय उमेश ललित UU ललित को अपना सक्सेशन नियुक्त किया, यानी जस्टिस UU ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल सिर्फ 74 डे का होगा, बहुत ही शॉर्ट कार्यकाल है और उनके सामने बहुत सारी चुनौती हैं, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। देखते हैं कि जस्टिस UU ललित जस्टिस NV रमन्ना के पदचिन्हों पर किस प्रकार से कदम रखेंगे और कहां तक सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को गौरवान्वित करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट जो लोगों के फंडामेंटल राइट का गारंटर है, उसको किस तरह से चलाएंगे। दोस्तों, ये था कुछ जस्टिस NV रमन्ना के बारे में। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उसको शपथ जो दिलाता है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से दिलाया जाता है। प्रेसिडेंट या
प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा उसे यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, हमने डिस्कस किया इस वीडियो में जस्टिस यू ललित के बारे में, जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बारे में, साथ ही साथ हमने कुछ लीगल डेवलपमेंट्स देखे। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डीप एनालिसिस पर आधारित होगी। ये हमारा इनिशियल वीडियो है, इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर डीप एनालिसिस पर आधारित वीडियो पहुंचा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।